नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग देशांतर रेखाओं को और थोड़ा बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसा कि आपको मैंने ग्लोब वाले चैप्टर में जो है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छे से जानकारी दी थी। जैसे अक्षांश रेखाओं, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं आप लोग देखे थे और मैंने आप लोगों को कहा था कि उस पर बसे देशों के नाम आप पता कर लीजिए। आज हम लोग देशांतर रेखाओं को और थोड़ा समझेंगे। तो आपको बताया था हमने कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 डिग्री। यानी कुल रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है, 360 हर डिग्री के अंतराल पे। तो मान लीजिए यह पृथ्वी है। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में, 360 अंश घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। अर्थात एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। तो हम 24 को अगर मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 6 चौक को 24, 6 दूना 12, 2 14, 1440 मिनट हो जाएगा। अर्थात पृथ्वी को 360 डिग्री रोटेट करने में 1440 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना मिनट लगेगा, तो 1440 बटे 360, जीरो से जीरो कट गया, 12 तिहाई 36, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अर्थात जब यह पृथ्वी रोटेट करती है तो एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचने में इसको 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार अगर 15 डिग्री वह रोटेट करेगी तो 15 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगेगा, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट या 1 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का समय लगता है। वहीं पूछा जाए 1 घंटे में हमारी पृथ्वी कितने अंश घूमती है, तो 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 अंश घूमती है। वैसे 30 अंश घूमने में कितना समय लगेगा, आप कमेंट में बताएंगे। चलिए, ये देशांतर रेखा के बारे में हो गया। देशांतर रेखा में आपको मैंने बताया था 2 देशांतर रेखा याद रखने को। पहला 0 डिग्री जो लंदन से होकर गुजरती है, इस पर आप देख लेंगे कौन कौन देश इसमें आते हैं इस रेखा पर। और फिर आपको देखने हैं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा। यह याद इसलिए रखना क्योंकि हमारे भारत का मानक रेखा है या मानक टाइम है। तो यह भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, ये आपकी जिम्मेदारी, आप जरूर याद करिएगा। देखिए, जब ग्लोब बनाया जाता है तो ग्लोब पर तो ये हो गया आपका देशांतर रेखा, और अक्षांश रेखाएं पूरा इस तरह से एक वृत्त का निर्माण करती है। अक्षांश रेखाएं पूरा एक ग्लोब पर एक वृत्त का निर्माण करती है। इस प्रकार एक ग्लोब बनता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती है, जहां पर एक दूसरे को डिवाइड करती है, उसे हम लोग ग्रिड बोलते हैं। यह ग्लोब पर एक विशेष जानकारी। ग्लोब पर या ग्लोब के अलावा आप मानचित्र भी देखिए, तो ग्लोब हो या मानचित्र हो, दोनों में आपको देखने में आसानी हो, आप समझ पाए, आप चीजों को ग्लोब पर पढ़ पाए, उसके लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि ग्लोब पर या मानचित्र पर दिखने वाला जो नीला रंग होता है वह समुद्र यानी पानी को दर्शाता है। वहीं कहीं कहीं आप देखेंगे तो हल्का नीला रहता है, थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर रहता है, तो वह कलर भी पानी ही शो करता है, दर्शाता है, किंतु छिछला पानी जहां पर बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती है। अच्छा, ये आप मैप देख रहे हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है दिशा। दिशा हमेशा हमें दिशाओं के आधार पर
किसी देश को या किसी महाद्वीप को लोकेट करने की जरूरत पड़ती है। तो दिशा कभी भी स्वतंत्र नहीं होती, यह ध्यान रखिएगा। हमेशा दिशा किसी को सापेक्ष मान करके आप कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमारा यहाँ पर इंडिया है और यहाँ पर अमेरिका है, यूएसए है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका पश्चिम में है। केवल ऐसा नहीं कहना उचित नहीं है कि अमेरिका पश्चिम में है। आपको रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा, अमेरिका भारत के पश्चिम में है। तो ये दिशा आप कभी भी स्वतंत्र रूप नहीं बोलेंगे किसी को सापेक्ष मान करके। रही बात दिशाओं की, तो हमेशा याद रखिएगा कि चाहे आप किसी भी दिशा में हो, आप कहीं भी बैठे हो, अगर आपके हाथ में मानचित्र है, आपके पास ग्लोब है, तो मानचित्र या ग्लोब में ऊपर का हिस्सा, ऊपर का दिशा उत्तर माना जाता है, उसे ऊपर उसे उत्तर, और नीचे का दिशा दक्षिण। आप मैप के सामने खड़े हो जाइए, मैप के सामने खड़े होने पर आपका जो दायां साइड होगा, ऐसे मैप के सामने आप खड़ा होंगे तो ये जो दायां हाथ आपका होगा वह पूर्व दिशा और जो बायां हाथ होगा वह पश्चिम दिशा शो करेगा। यानी इस तरह से ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसके अलावा देखिए और दिशाएं बनती हैं। इन दोनों के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम, इन दोनों के बीच की दिशा उत्तर पूर्व, इन दोनों के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व, इन दोनों के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम। तो यह दिशाएं आप मैप में लोकेट कर सकते हैं, मैप को पढ़ सकते हैं। किसी भी देश का ग्लोब के ऊपर या मानचित्र के ऊपर एड्रेस होता है। जैसे आपके पास अगर किसी को कोई लेटर या चिट्ठी भेजनी हो, कोई गिफ्ट भेजना हो, तो उसे आपका पूरा एड्रेस भरना पड़ता है। ग्राम, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट सभी चीजें भरनी पड़ती है, पिन कोड वगैरह। उसी तरह से आप इस ग्लोब पर, यहां तक कि इस डिजिटल जमाने में अगर आप ग्लोब के ऊपर मोबाइल में इंटरनेट पर ही अगर ग्लोब पर किसी गूगल मैप पर किसी जगह का लोकेशन जानना चाहते हैं, तो आपको उसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पता करना होगा। जैसे भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है, हमारे भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, और अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये आप भी याद रख सकते हैं। अगर ये आप अक्षांश और देशांतर गूगल मैप में डालते हैं, तुरंत आपका उस देश का लोकेशन पता चल जाता है। तो यह अक्षांश और देशांतर रेखाएं इसीलिए खींची गई है ताकि हम ग्लोब पर या मानचित्र पर देशों को, महाद्वीपों को और अनेक भागों को अच्छे से समझ सके, उसके बीच की दूरी ज्ञात कर सके। अब मानचित्र के ऊपर मान लीजिए कि दो देशों के बीच 5 अक्षांशीय रेखाओं का अंतर पड़ रहा है, 5 अक्षांशीय रेखाओं का अंतर मिल रहा है। इसका मतलब ये दो अक्षांशीय रेखाओं में 111 किलोमीटर का डिफरेंट होता है। तो 5 के अंदर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 555 किलोमीटर का अंतर। समय भी आप पता कर लेंगे। अगर देशांतराल आपको मान लीजिए पता चल रहा है कि देशांतर रेखाओं का 6 देशांतर रेखाओं का गैप पड़ रहा है, तो एक देशांतर रेखा के लिए 4 मिनट, तो 6 के लिए 24 मिनट, यानी वहां पर घड़ी का अंतर, समय का अंतर होगा 24 मिनट का। इस प्रकार यह अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमें बहुत ही मदद करती हैं समय, दिनांक, तिथि और दुनिया देश के बीच की दूरी, इन सबको कैलकुलेट करने में। तो साइंटिस्टों द्वारा या भूगोल वैज्ञानिकों के द्वारा ग्लोब या मानचित्र इसीलिए बनाया गया है। ग्लोब और मानचित्र में कुछ बेसिक सा डिफरेंस होता है। जैसे ग्लोब जो है 3D मॉडल होता है, मानचित्र 2D मॉडल होता है। ग्लोब को आसानी से कहीं ले जाया नहीं जा सकता है, लेकिन मानचित्र को आसानी से फोल्ड करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ग्लोब गोलाकृति का होता है, मानचित्र जो है पूरा कागज का बना या कपड़े का, बहुत चीजों का बन सकता है जिसको आसानी से फोल्ड कर सके, और वो 2D मॉडल होता है। सबसे खास बात यह है कि ग्लोब पर आप संपूर्ण पृथ्वी को दिखाते हैं, लेकिन मानचित्र किसी
पूरे दुनिया का भी हो सकता है, किसी एक देश का भी हो सकता है, किसी एक राज्य का हो सकता है, जिला का हो सकता है, यहाँ तक कि आपके गांव का भी एक मानचित्र बन सकता है। तो मानचित्र बहुत ही मतलब सूक्ष्म स्तर से लगाए बृहद स्तर तक की चीजों को दर्शा सकता है। तो मानचित्र सबसे आसान होता है। और अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं और भूगोल पढ़ने में आप रुचि रखते हैं, तो यकीन मानिए आपके पास भूगोल की किताब के साथ साथ आपके पास मानचित्र होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप सचमुच अपनी परीक्षा के प्रति जागरूक हैं और भूगोल के प्रति जागरूक हैं, भूगोल सीखना चाहते हैं, तो आप एटलस की बुक खरीद लीजिए। मैं सारा नॉलेज आपको एटलस से ही दूंगा। जैसा कि आप लोग अगर मेरे वीडियो से कंटिन्यू जुड़े हैं मेरे चैनल से, तो आप लोगों को मैंने धीरे धीरे ब्रह्मांड भूगोल पढ़ा दिया। अब मैं आपको विश्व भूगोल प्रारंभ करूंगा अगले वीडियो से। विश्व भूगोल में हम लोग बारी बारी से सभी महाद्वीपों और महासागरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज की तरह फिर वही बात, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को जरूर पूरा देखें। सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।